हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कुछ न्यूमेरिकल हमने पार्ट डिस्कस किया था, किस बेस के ऊपर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी कौन कौन सी लॉ हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने कल आपको लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्लेन करवा दिया था, तो आज दोबारा से फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसका जो रेट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के ऊपर, जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट देता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या ये हमें बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो हमारे पास कोई रिएक्शन है इस टाइप की, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और साथ में हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट, या क्या बोल देते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया, भी देखा क्या इफेक्ट होता है रियल में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके, तो क्या पाया गया, इन्होंने बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, साथ के साथ किस चीज पे डिपेंड करता है, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उस पावर पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम ए बी सी जो भी कुछ लिख सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया, वो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, पर जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। मींस जो ए बी हमने लिखी है इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। इसी कमी को दूर करने के लिए, इस लॉ की कमी को दूर करने के लिए एक नई लॉ आई, जिसे क्या नाम देते हैं, रेट लॉ। क्या नाम देते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है, कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर। इसको हमने रेज टू पावर सम एक्सपोनेंट, कुछ पावर होगी कुछ टर्म्स होगी, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड, उनके ऊपर वो डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या बताता है हमें, रेट लॉ बताता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच रेज टू पावर सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो क्या बताता है, इट स्टेट दैट द
rate of reaction is directly proportional, क्या है, directly proportional to the concentration of reactant, किसके, reactant to each raised to some power पे, which may or may be not equal to the stoichiometric coefficient। क्या बता रहा है हमें रेट लॉ, क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू सम पावर, कुछ पावर जो क्या हो भी सकती है और नहीं भी, किसके, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के। यानी जैसे ये हमने लिखा, जो हमारा रेट होगा वो कहता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर सम पावर विच इज नॉट इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसलिए हमने इसके साथ अल्फा या बीटा लगाया, ना कि ए और बी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, के, क्या नाम दे दिया, के। तो के उसी तरह से क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, ये इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये हमारी क्या है, रेट लॉ है। रेट लॉ क्या बताती है हमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, पर जो हम पावर लगाते हैं वो हो भी सकती है और नहीं भी इक्वल हो सकती, किसके, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। अब बात आ जाती है यहाँ पे हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या चीज है, या वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या चीज है। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, कहता मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमने ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, यूनिटी, अल्फा की 1 पुट कर दी, बीटा की 1 पुट की, इन सभी की यूनिटी कर दी, 1 नहीं कहेंगे हम, यूनिटी पुट कर दी। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, जो रेट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, के की इक्वल हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे के, यानी रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है। तो कहता है ये वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी भी रिएक्शन का जब हम सभी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो क्या होगा ये हमारे पास, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कब, व्हेन द कंसंट्रेशन, जब हमने कंसंट्रेशन जो है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है, इज टेकन यूनिटी, क्या ले लेंगे वो हम, यूनिटी ले लेंगे। तो उस समय हमें पता है इनकी वैल्यू जब हम क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। तो रेट जो है वो के अल्फा है, बी की बीटा है। तो जब हम ये और ये जो है क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तब क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के हो जाएगा। तो रेट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी भी रिएक्शन का कब, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। उससे हम क्या नाम देंगे, रेट कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाता है रेट कांस्टेंट के बारे में। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट।
जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम बनाएंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसके, रेट कांस्टेंट। तो कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमें क्या बताता होता है, जो रेट कांस्टेंट है वो हमें क्या बताता होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताता होता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, मतलब हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट मेजर द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या बताएगा हमें, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन हमारी कितनी हो चुकी है उसके बारे में बताएगा। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द रेट कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, ग्रेटर द रेट कांस्टेंट वैल्यू मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तीसरी बात, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज वेरी, या चेंज लिख सकते हो आप, विद टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, यानी हम चेंज करेंगे टेम्परेचर तो चेंज कर जाएगी। चौथी बात, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज नॉट डिपेंड्स किस पे, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पे डिपेंड नहीं करता होता। पांचवी और लास्ट बात आ जाती है, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करता है वो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पहला तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तीसरी बात, टेम्परेचर चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज होती है। पांचवी बात, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है उस पर डिपेंड नहीं करता। और पांचवी बात, जो यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट के वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म्स आई है जिससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या चीज़ है। तो हमने रेट लॉ भी अभी पढ़ी थी, उसमें हमने किया था जो रेट है वो क्या होता है, के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ठीक है, तो ये जो
हमारे पास अल्फा बीटा है, ये यानी पावर है, कुछ एक्सपोनेंट टर्म्स हैं। तो रेट ला एक्सप्रेशन में जो हमारे पास सम होता है एक्सपोनेंट टर्म्स का पावर का, उसी सम को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा? इट इज द टोटल सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टर्म्स, या पावर कह लो इसको, टोटल सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म्स which are present in the rate law of expression। जो रेट ला हम एक्सप्रेस करते हैं उनकी जो पावर है, उनका जो टोटल सम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा कितना है? 1 है। कितना है? अल्फा 1 है, और बीटा भी क्या है हमारे पास? 1 है। तो कितनी पावर हुई इसकी? 1 + 1, टोटल कितना हो गया? 2, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सपोज करो ये 1 है, ये 0 है, तो 1 + 0 कितना बनेगा हमारे पास? 1 बनेगा। या हो सकता है ये भी 0 हो, ये भी 0, यानी दोनों पे कंसिडरेशन p की पावर पे डिपेंड ना करता तो वो 0 हो जाएगा। या हो सकता है ये 1 हो, ये 1/2 हो, यानी 0.5 हो तो 1.5 हो जाएगा। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टोटल सम होता है हमारे पास एक्सपोनेंट टर्म्स का, पावर का, किसी भी रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर, उसके टोटल सम को क्या बोला जाता है? उसका ऑर्डर बोला जाता है। क्या कहेंगे हम उसको? उसका ऑर्डर कहेंगे। तो कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमारे पास इसी बेस पे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फ्रैक्शंस जो हैं उनके अंदर रिएक्शंस होती हैं। तो उनको हम डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। तो जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स किसके? ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की हमारे पास एग्जांपल हैं वो वाले। तो जैसे हमारे पास पहले आ जाता है 0 ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम। 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ज़्यादातर कौन सी रिएक्शन होती हैं? वो वाली रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो? सनलाइट की प्रेजेंस में हो, यानी ये ऐसे लिखा हो या क्या लिखा हो? सनलाइट लिखा हो। वो वाली रिएक्शन ज़्यादातर वो क्या होती है हमारे पास? 0 ऑर्डर। या वो वाली रिएक्शन जिनके अंदर क्या लगा हुआ होता है? कैटालिस्ट लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? कैटालिस्ट लगा हुआ होता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस, इसको हमने तोड़ा, तो जो हमने तोड़ा वो किसकी प्रेजेंस में तोड़ा? प्लेटिनम। तो जहाँ कहीं पे भी कैटालिस्ट लगा हुआ होगा आपके पास, वो भी हमारे पास क्या होती है? 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है? 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे एक और केस है 2HI, इसको क्या किया? गोल्ड की प्रेजेंस में हमने तोड़ा, तो क्या बन गया? H2 और प्लस I2, ये बन गया हमारे पास। तो जिन किसी केस में सनलाइट दिया है या कैटालिस्ट दिया है वो हमेशा क्या होती हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब होगा ऐसे वाली रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जितने भी कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की उनमें से केवल एक की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एक पावर पे डिपेंड करेगा। या हो सकता है 2 दिए तो हाफ की पावर पे वो डिपेंड करे, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल फर्स्ट 2N2O5, ठीक है, इसको हमने हीट किया और हमारे पास क्या बन गया? 4NO2 + O2, ये बन गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है,
वैसे अगर हम देखें स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट तो कितना इसका 2 है, पर डिपेंड कितनी पावर पे कर रहा है, ये 1 पावर पे कर रहा है, इसलिए ये क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बनते हैं। जैसे हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2, तो ये टूट रहा है N2 के अंदर और प्लस में क्या बचा हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें हमारे पास 1 पावर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये भी क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह से हमारे पास सेकंड ऑर्डर के भी बन जाते हैं, तो सेकंड ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, यानी इसमें क्या होगा हमारे पास जो रेट है वो रिएक्टेंट की 2 पावर पे या किन्हीं 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करता होता है। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है 2HI, इसको अब हमने गोल्ड में नहीं डाला, उसमें पहले वाले रिएक्शन में तो हमने गोल्ड डाला था ना, इसमें गोल्ड नहीं डाला हुआ तो क्या होगा हमारे पास जो रेट है वो क्या करेगा HI की 2 पावर पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या होगी ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमारे पास क्या होती हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तो आप बुक में से देख लेना। तो आपसे रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं पूछता, वो आपसे पूछता है रिएक्शन दी हुई है, बताइए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड की, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके बारे में पूछेगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहे हैं कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच है द रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, रेट इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है के, ए की पावर 1/2 और बी की पावर हमारे पास है 3/2, तो इसका ऑर्डर बताना है हमने। तो ऑर्डर हमने बात की थी, क्या होता है ये जो एक्सपोनेंट पावर है उनका क्या होता है टोटल सम होता है। ठीक है, तो इसका कर लो सम, एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ये हमारे पास एलसीएम हमने लिया, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 1, 1 × 1 1 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगी, तो ऊपर आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, ऑर्डर कितना बन जाएगा हमारे पास इसका 2 बन जाएगा। उसी तरह से एक और दिया हुआ है हमें, इसमें भी बताना हमने ऑर्डर, तो रेट इज इक्वल टू के और दी हुई है हमें ए की पावर -3/2 और b की जो पावर है वो हमें दी हुई है -1, तो टोटल सम करना है ऑर्डर हमारे पास क्या होता है बेसिकली टोटल सम, तो कितना -3/2 -1। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 के 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 5 हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा 2.5, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा -3/2, ओहो ये +3/2 था। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कितना आ गया ये हमारे पास 0.5 या 1/2 यानी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो इस बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल से टाइप का, इसमें तो आपने प्लस जो है पावर को करना है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन देगा आपको, क्या कह रहा है, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस, रेट लॉ आपको दी गई है, ये दी गई आपको के NO2 - I -
और H जो है उसका 2 है। अब कह रहा है हाउ वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, और ये रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज क्या होगा कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दूसरा केस जब कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ, यानी I की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया है। और तीसरा केस हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ईच, तीनों ही जो है NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आर ट्रिपल्ड। तीसरे केस में तीनों को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सोल्व करेंगे सबसे पहले केस फर्स्ट। तो इसमें अपने को जो रेट दिया हुआ है वो K, हम इसको लिख लेते हैं A यानी NO2 को, इसको लिख लेते हैं B क्योंकि ये 1 पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, ये C लिख लेते हैं, ये C की 2 पावर पे डिपेंड करता है। तो पहले केस में हमारे पास क्या है, पहले वाले केस में हमारे पास क्या है, हमने क्या कर दिया है, जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव वो क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, किसकी, H पॉजिटिव की यानी C की। तो पहले केस में हमारे पास क्या होगा, जो C है वो कितना हो चुका है, 2C हो चुका है, यानी डबल कर दिया है, या हम कहें कि जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी कर दी है, डबल। अब न्यू रेट जो होगा वो क्या होगा, तो न्यू रेट देखो ये तो एज इट ही रहेंगे, ये तो हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, पर ये कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया। और ये क्या करता है, उसकी 2 पावर पे डिपेंड करता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो अपने को पता है क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, K भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। ये वैल्यू डबल हुई थी तो इसका स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 4। तो न्यू रेट जो आएगा, नया जो रेट आएगा, न्यू रेट इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो जाएगा किससे, पहले वाले से, ये पहले केस में। अब दूसरे केस में हमारे पास क्या है, I की कंसंट्रेशन हमने कितनी कर दी, हाफ कर दी, ठीक है। तो I नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाफ होगी, तो वो वैल्यू पुट कर दो। तो न्यू रेट जो हमारा आएगा वो K, B की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, और C एज इट ही रहेगा हमारे पास। तो पहले जो रेट K था वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/2 हो गया, तो पहले वाले का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, सेम है। तो रेट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें KAB, तो रेट कितना हो जाएगा, पहले वाले का हाफ हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, तीसरे वाले में देखो हमने तीनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, यानी A 3 हो गया, B कितना हो गया, 3 हो गया, और C भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो अपने को पता है ये तो सारा बाहर आ जाएगा, A B C, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये 3 हुआ, ये कितना हुआ, 3, ये भी कितना हुआ, 3, पर ये स्क्वायर में है तो 3 इंटू 3 9, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, तो कितना हो जाएगा, ये 81 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको इक्वेशन देके कि इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, सिंगल कर दिया, हाफ कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन नए वाला जो है वो कितना आएगा। तो आज का हम आगे लास्ट टॉपिक करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के हम यूनिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यूनिट इज इक्वल टू होंगे हमारे पास कंसंट्रेशन, क्या होंगे, कंसंट्रेशन 1 माइनस n-1 इंटू टाइम, या हम सिंपल क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यूनिट निकालने का फॉर्मूला। तो जैसे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपने को पता है n कितना होगा, 0। अच्छा, उससे पहले कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास,
मोल पर लीटर।